हेलो, स्वागत है आपका हमारे कैसेट क्लासेस में। हम लोग एक वापस नए टॉपिक के साथ में पहुंचे हैं। देखो, इस बाहर का जो वीडियो है ये वाकई अपने मौलिक अधिकार पर स्थित है और ये मौलिक अधिकार आप सब जानते हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम सब बहुत सारे नागरिक होते हैं, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में ध्यान नहीं होता है। परंतु इस टॉपिक में हम लोग ये टॉपिक कक्षा 9 के लिए और बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों के लिए भी है, एक ग्राम साबित होती है। तो अपना टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो इस मौलिक अधिकार को पढ़ने से पहले हम लोग इससे पहले बहुत सारी जानकारी है वो अर्जित कर लेंगे। मौलिक अधिकार देखो होता है कि मौलिक अधिकार है ये आखिरकार मौलिक अधिकार ये कहाँ से गई और आखिरकार ये कहाँ से ये मौलिक अधिकारों को बनाने की बात सामने आती है। तो ये अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को है लिया जाता है कि देखा जाए तो हमें अब याद कैसे रखे कि अमेरिका से मौलिक अधिकार ये है। देखो जाए तो अमेरिका काफ़ी अधिक शक्तिशाली भी है और ऐसा भी माना जाता है कि अमेरिका सारे विश्व जो होता है वो नियंत्रण रखने का भी काम करता है। तो अमेरिका के संविधान से है वो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अंदर क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है। उसके बाद में अपने भारत के अंदर चलो ये बात कहाँ से होती है, कब एक घटना होती है कि जब हम ये मौलिक अधिकार बनाएं और लोगों को प्रदर्शित करें। तो ये घटना होती है 1931 को कराची में अधिवेशन होता है। 1931 की घटना है जहाँ पर कराची के अंदर होता है अधिवेशन। कराची के अंदर अधिवेशन होता है और इस कराची अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो पटेल बने जाते हैं, सरदार वल्लभ पटेल होते हैं। तो पटेल इनके अध्यक्ष होते हैं। कब बनते हैं ये 1931 को और कराची के अधिवेशन के समय। ठीक है, ये तो बात ये हो जाती है। और उस टाइम पर विद्यार्थियों होता यह है कि आखिरकार ये प्रारूप बनाने का काम इस मौलिक अधिकारों को कैसे लगाएं, कौन से होने चाहिए और ये प्रारूप सेट करने का काम है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। नेहरू जी है जो प्रारूप बनाते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक होगी कि आखिरकार भाई 1931 के अंदर कराची अधिवेशन हुआ और जहाँ पर पटेल है वो अध्यक्ष बने और उस पर जो प्रारूप है वो प्रारूप कौन बनाते हैं, प्रारूप। ठीक है, प्रारूप कौन बनाते हैं, ये नेहरू जी होते हैं। अब बात ये आती है कि आखिरकार अपने संविधान के अंदर है वो अधिकार कितने थे। तो अधिकार जब शुरुआती दौर में अधिकार थे वो कितने थे, 7 थे। 7 अधिकार तो मैं यहाँ लिखता हूँ 7 मौलिक अधिकार थे। परंतु अब ये रहे तो आप कहेंगे एक अधिकार कहाँ चला गया। देखो, एक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार, और ये संपत्ति का अधिकार है ये 7वां मौलिक अधिकार था। और ये संपत्ति का अधिकार है ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत में इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। कौन सा संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन होता है। संविधान और ये होता कब है, 1978 को होता है। और इस 44वें संविधान संशोधन के तहत में इस मौलिक अधिकार को है वो हटा देते हैं। कौन से मौलिक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को हटा देते हैं। अब बाकी इस अधिकार को हटाने के बाद में ऐसा तो है नहीं कि इसको हटाया है, तो इसको कहीं शामिल तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब अमेरिका से जो मौलिक अधिकार दिया था तो विशेष शामिल था। तो इसको आज शामिल कर रहे हैं वो है 300A के अंदर। 300A अनुच्छेद है, उनसे 300A के अंदर है ये अधिकार क्या है, शामिल है। कौन सा अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार है वो 300A के अंदर शामिल किया गया है। तो समझिए अपने मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 है। और 7वां था वो संपत्ति का अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और अब उसको शामिल किसमें कर दिया गया है, 300A के शामिल करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उन 6 मूल अधिकारों के बारे में जो आज भी अपने संविधान के विद्यमान है। और ये अधिकार ऐसे अधिकार है जो मानव जीवन को एक उन्नत बनाने का काम करते हैं। मतलब इन अधिकारों के माध्यम से मानव होता है वो अपने देश के अंदर रहकर अपना सर्वांगीण विकास कर पाता है और साथ साथ में अपने जीवन को है वो एक नया आयाम है वो दे देता है। तो नंबर 1 है समानता का अधिकार। ठीक है, 2 नंबर है स्वतंत्रता का अधिकार, 3 नंबर शोषण के विरुद्ध का अधिकार, 4 नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 5 नंबर सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार और 6 नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है।
तो अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि आखिरकार इसमें क्या होता है, कौन सा अधिकार क्या इंपॉर्टेंट है, और समानता का अधिकार का क्या मतलब होता है, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या होता है। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना जरूरी होता है कि आखिरकार ये अधिकार का जो सिलसिला है ये कहाँ से शुरू होता है। ये अधिकार का सिलसिला है 12 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अनुसार अंदर है, ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो उसके बाद में हमारा समानता का अधिकार है। ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। मैं इसके लिए समानता के अधिकार के लिए, स्वतंत्रता इन सभी के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, परंतु नॉर्मली जो अपना नॉर्मली ज्ञान है वो पहले यहाँ समझ लो, और उसके बाद में जैसे हम समानता के अधिकार को पढ़ेंगे तो वहाँ एक अलग प्रकार से नए ट्रिक के माध्यम से पूरे जो अधिकार होंगे उनको समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार का अनुच्छेद कौन सा है, 14 से 18 के मध्य होता है। अब देखो समानता का अधिकार में हुआ क्या, क्या समानता होती है, क्या स्थिति होती है। समानता के अधिकार में सभी लोगों को समान दृष्टि से देखा जा रहा है, मतलब कोई किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, नौकरियों में हो, मतलब बिना भेदभाव के साथ में, मतलब लोगों को ये इसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे साथ में कुछ ऐसा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब आराम से बाकियों की तरह वो जिंदगी जी रहा होगा। तो ये किसमें होता है, समानता के अधिकार में होता है, ये अपना मौलिक अधिकार होता है। और यदि कोई भी इसका यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने मौलिक अधिकार का यदि खंडन करता है तो उसके लिए भी सरकार के अंदर क्या है, बहुत सारे प्रावधान भी होते हैं, और उनका खिलाफ करने के बाद सरकार उनके खिलाफ बहुत सारी कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 क्या है, अनुच्छेद 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है और 18 क्या है कि, और तो अब यहाँ से इतना पढ़ लेते हैं। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। देखो स्वतंत्रता का मतलब होता है उसे स्वतंत्रता देनी। अब ऐसा नहीं है कि वो थप्पड़ मारता रहे चुपचाप देखता रहे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब ऐसा मारेगा तो ऐसा तो हो जाएगा तो मिस्टेक हो जाएगी, इसीलिए होता ही हुआ है कि स्वतंत्रता के अंदर उनको हर प्रकार की स्वतंत्रता हो, बोलने की स्वतंत्रता हो, सभा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, घूमने की होनी चाहिए, रहने की होनी चाहिए, मतलब हर दृष्टि की स्वतंत्रता है। वो हमें कौन सा अधिकार बताता है, स्वतंत्रता का अधिकार बताता है। और उसके बाद में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में वो होता है जिसके अंदर मतलब कोई किसी का अन्याय हो रहा है तो अन्याय को रोकना चाहिए। जैसे इसके अंदर अनुच्छेद कौन सा है, मतलब 23 से 24 दो ही अनुच्छेद है। इसके अंदर शोषण के विरुद्ध के अंदर 2 उससे पहले हम लोग को स्वतंत्रता के अंदर पढ़ा, तो उसके लिए कौन से अनुच्छेद, ये 19 से 22 तक था। तो विद्यार्थी को हम लोग जो 19वां जो अनुच्छेद है ना, इसके अंदर बहुत सारी है वो स्वतंत्रता दी गई होती है, और वो स्वतंत्रता हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब भारतीय लोगों को ये कहा गया कि आप लोग हैं कोई भी धर्म अपना सकते हो और किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो, आपको किसी प्रकार की रोक नहीं होती है। तो ये किसमें था, धार्मिक स्वतंत्रता में था। और इस धार्मिक स्वतंत्रता में अधिकार में क्या बताया गया था, और इसमें ये अनुच्छेद हमको बताता है 25 से लगाकर 28 के मध्य, ठीक है। और इसमें विशेष रूप से अब ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान है वो बेचारा हिंदू बनना चाहता है, उसे बार बार ठोक रहे कि तुम हिंदू मुसलमान बने रहो, जब बना रहेगा नहीं बन पाएगा, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता है कि वो व्यक्ति मुसलमान से हिंदू बन सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकार में उन्हें पूरी तरह से स्वायत्ता दी गई है कि वो कुछ भी कोई भी अपना धर्म है वो बदल सकता है। तो समझ गए, अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के मध्य हो रहा है। उसके बाद होता है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये वाकई आपको थोड़ा कुछ अलग सा महसूस होगा कि यार क्या संस्कृति, क्या शिक्षा और क्या, मतलब ये थोड़ा एकदम मतलब होता ही है कि संस्कृति का मतलब ये होता है खान पान, रहन सहन, और ये चीज़ इसमें होती है। और इसमें शिक्षा संबंधी मतलब कई की जो कमजोर वर्ग होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ग भी होते हैं, ऐसी जातियाँ भी होती है जिनको बेचारे की न तो उनकी संस्था होती है और नहीं उनकी कोई प्रकार की प्रेरणा, मतलब तो उनको शिक्षा के लिए सरकार क्या देती है, अनुदान देती है, या उनको कह सकती है किसी भी हालत में आप लोग कोई भी शिक्षा के संस्थान खोल सकती है और आप लोग अपने क्षेत्र के अंदर है वो संचालन, शिक्षा का संचालन जो है आप संचालन कर सकते हो। मतलब सरकार की तरफ से उनको क्या होती है, पूरी तरह से छूट होती है। तो ये अनुच्छेद में कौन सा देता है, ये अनुच्छेद होता है 29 से 30 के मध्य होता है। तो ये अनुच्छेद है, तो आराम से हम लोग याद करें और वीडियो पे पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के बाद में सांस्कृतिक और संबंधित में तो उसमें पूरी तरह से पढ़ेंगे। अब होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वास्तव में इतना प्रकार का, इतना बड़ा, मतलब अंतिम का है मगर धमाका बहुत बड़ा करता है। कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अंतिम का है मगर काम बहुत बड़ा करता है। इसके बारे में थोड़ा नॉर्मल से जानकारी आपको बताता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनको है वो संविधान की आत्मा भी कहा है। देखो संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा है
वो संवैधानिक विचारों को कहा है, और ये कहा किसने था? भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। ठीक है, अम्बेडकर ने वो सभी अपने संविधान की आत्मा कहा गया था। ठीक है, और इसका अनुच्छेद कौन सा है? इनका अनुच्छेद है वो 32 अनुच्छेद है, और इस 32 अनुच्छेद में मतलब वही होता है बंदी प्रदेशा और प्रतिष्ठा और बहुत सारे उत्प्रेक्षा वगैरह बहुत सारी, जो हम लोग अगले वीडियो पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये समझ के आ गया होगा। तो आगे वीडियो हम लोग जैसे ही समानता के बारे में और स्वतंत्रता के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको और कुछ समझ में आ जाएगा। तो दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। और एक बात मैं आपको कह देता हूँ कि यदि अपना वीडियो कुछ अच्छा लगता है और आपको कुछ नया सीखा जाता है तो एक बार लाइक कर लेना और शेयर कर लेना, और लोगों को भी बताना कि एक यूट्यूब पर एक नया धमाका शुरू हो गया और उसको सब लोग हैं, हम लोग उसमें लाभ उठाएं। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।